जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। स्वागत है आप सभी का YouTube के इस प्लेटफॉर्म में। मैं हूं सूर्या और आज मैं आपके लिए एक रिवीजन क्लास मौखिक तौर पर मैं लेकर आया हूं। आई होप ये एग्ज़ाम से पहले आपकी बहुत सहायता करेगा। स्पीडली हर चीज़ बताया जाएगा। जो मेरे पुराने स्टूडेंट हैं उनके लिए तो ये रामबाण होगा। उनकी बहुत सारी चीज़ें जो आप रिवीजन के तौर पर जल्दी अगर रिवीजन करना रहेगा उनको हो जाएगा। तो आज मैं स्टार्टिंग का आपका इतिहास के प्राचीन इतिहास को लेकर चलता हूं। तो शुरुआत करते हैं प्राचीन इतिहास के बारे में। तो प्राचीन इतिहास के बारे में जानते हैं। तो प्राचीन इतिहास को हम देखेंगे कि कितने पार्टों में डिवाइड किया गया है। तो प्राचीन इतिहास में देखते हैं सबसे पहले आपका पाषाण काल। पाषाण काल के बाद देखेंगे हम लोग इसमें आपका वैदिक काल। वैदिक काल के बाद रामायण काल, महाभारत काल, बौद्ध धर्म, जैन धर्म, महाजनपद काल। महाजनपद के बाद हम लोग वंश के बारे में बात करेंगे। वंशों में सबसे पहले मैं बताऊंगा आपको मौर्य वंश, सातवाहन वंश, फिर कुषाण वंश, मेघ वंश, वकाटक वंश, फिर उसके बाद गुप्त वंश है। फिर हम बात करेंगे राजर्षि तुल्य वंश जो छत्तीसगढ़ का पहला आपका क्षेत्रीय राजवंश है। उसके बाद पर्वतद्वारक वंश। फिर हम बात करेंगे शैल वंश, सरभपुरी वंश, पांडु वंश। फिर बाद में सोमवंश में कन्वर्ट हो जाते हैं और ये सोमवंश होते हैं मैकल के सोमवंश, कांकेर के सोमवंश और अमरकंटक के सोमवंश। मैकल, अमरकंटक, कांकेर और उड़ीसा के सोमवंश। ठीक, इसके बाद आता है आपका आधुनिक मध्यकालीन इतिहास। मध्यकालीन इतिहास को भी ऐसे सुन लो। तो मध्यकालीन इतिहास में स्पेशली हम देखते हैं एक तरफ नागवंश को देखते हैं। तो नागवंश की दो शाखा थी। ठीक, एक है फड़ी नागवंशी शाखा कवर्धा की और एक है बस्तर के छिंदक नागवंश। बस्तर के छिंदक नागवंश को हराकर आते हैं छत्तीसगढ़ में काकती वंश। इधर हम बात करते हैं बाणवंश के बारे में। तो पाली में 9वीं सदी में बाणवंश का राज था, उनको हराकर आते हैं कलचुरी वंश। कलचुरी वंश जो 1000 से 1741 तक चलते हैं और कलचुरी वंश जो छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक समय तक शासन किए, इनको हराकर हमारे क्षेत्र में आते हैं मराठा। ये 1741 से 1854 तक इनका कार्यकाल था। उसके बाद आते हैं अंग्रेज जो 1854 से 1947 तक बने जाते हैं। अंग्रेज विशेष में हमको आधुनिक इतिहास में हमको अंग्रेज विशेष के बारे में तो नहीं जानना है, लेकिन यह है कि भारत में जो भी नेशनल मूवमेंट हुए थे, भारत में जो भी राष्ट्रीय आंदोलन हुए थे, उनका प्रभाव छत्तीसगढ़ में क्या था, किन किन राष्ट्रीय नेताओं ने इस पर अपनी प्रतिक्रिया दी थी, नेतृत्व किया था, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो आज मैं प्राचीन इतिहास के बारे में बताने वाला हूं। तो प्राचीन इतिहास में जो भी मौखिक चीजें हैं जो एग्जाम पॉइंट व्यू से आपके लिए बहुत आईएमपी है, उसको मैं लेकर आया हूं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं पाषाण काल के बारे में। तो पाषाण काल को हम छत्तीसगढ़ में 5 पार्ट में डिवाइड करते हैं। पूर्व पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, उत्तर पाषाण काल, नव पाषाण काल और आपका याद रखना है लास्ट में महापाषाण काल। तो पूर्व पाषाण काल के जो साक्ष्य हैं और उत्तर पाषाण काल के और मध्य पाषाण और नव पाषाण काल के जो साक्ष्य हैं, इसका मैंने एक कोड बनाया था कि महान सिंह बीच से कबरा है जो बाद में धनवान बना। महान सिंह बीच से कबरा है जो बाद में धनवान बना। तो महान सिंह पूर्व पाषाण काल, बीच से कबरा है मध्य पाषाण काल और जो बाद में धनवान बना उत्तर पाषाण काल और नवा अटैची खरीदा। तो नवा अटैची खरीदा में आपको याद रखना है नव पाषाण काल। तो महान सिंह बीच से कबरा है जो बाद में धनवान बना और नवा अटैची खरीदा। इसमें पूर्व पाषाण काल से लेकर आपके नव पाषाण काल के साक्ष्य कंप्लीट हो गए हैं। कैसे देखते हैं। तो महान सिंह पूर्व पाषाण काल के साक्ष्य कहां से मिले। तो महान सिंह, तो महान से महानदी घाटी, सिंह से सिंघनपुर की गुफा, दोनों रायगढ़ में है। बीच से कबरा है तो बीच से मध्य पाषाण काल, कबरा से कबरा पहाड़ जो रायगढ़ में है। जो बाद में धनवान बना, जो से फिर से महानदी घाटी, सिंघनपुर की गुफा, धनवान बना धनपुर। धनपुर कहां है तो जीपीएम में है। यह है आपका उत्तर पाषाण काल। नव पाषाण नवा अटैची खरीदा, अ से अर्जुनी, टे से टेरम, ची से चितवा डुंगरी और लास्ट में आपको रखना है बोनटीला। अर्जुनी कहाँ है तो किसी को वर्तमान में बालोद ले रहे हैं, कभी कभी इसके पहले देखते थे तो इसको दुर्ग लेते थे। टेरम कहाँ है रायगढ़ में है। ठीक है, चितवा डुंगरी मोहिला मानपुर में है, बोनटीला मोहिला मानपुर में है। ठीक है, तो यहाँ से क्या क्या साक्ष्य मिलते हैं इस तरह चर्चा करते हैं। सबसे पहले आपको रखना है कि सर्वाधिक शैल चित्र कहां से मिले हैं। तो कबरा पहाड़ से मिले हैं। लाल रंग की छिपकली, घड़ियाल, सांभर इत्यादि की जो चित्रकारी मिली है कहां से मिली है। कबरा पहाड़ रायगढ़ से मिली है। सर्वाधिक शैल चित्र वाला क्षेत्र कौन सा है। कबरा पहाड़। सबसे प्राचीन गुफा कौन सी है। सिंघनपुर। ठीक है, सबसे प्राचीन गुफा कौन सी है। सिंघनपुर। बोतलदा रायगढ़ में है। सबसे लंबी गुफा कौन सी है तो बोतलदा। सबसे प्राचीन गुफा कौन सी है तो सिंघनपुर। सबसे गहरी गुफा कौन सी है तो कुटुमसर। कौन सा है कुटुमसर। कुटुमसर कहां है आपका बस्तर में है। इसके अलावा हम बात करते हैं कि महापाषाण कालीन साक्ष्य कहां से मिले हैं। तो महापाषाण कालीन जो साक्ष्य है ये आपका मिला है पहला धनोरा दुर्ग। आपको याद रखना किसी बुक में इसको बालोद भी लिया जा रहा है। 500 से अधिक इसमें महापाषाण कालीन साक्ष्य मिले हैं। रविन्द्रनाथ मिश्र और भगवान दास बघेल के द्वारा इसको खोजा गया था। ठीक है, इसके अलावा जो नव पाषाण कालीन साक्ष्य है जो चितवा डुंगरी के बारे में बताऊंगा, इसके साक्ष्य भी हम देखते हैं जो मोहिला मानपुर अम्बागढ़ चौकी मिले हैं। ये इनकी भी खोज रविन्द्रनाथ मिश्र और भगवान दास बघेल ने किया था। तो मैं बता रहा महापाषाण कालीन साक्ष्यों के बारे में। तो गढ़धनोरा कोंडागांव में है। करही-भदर, चिरचारी, सुरर, भुजगहन, ओंगना, देंगना, कुलिया, करका भाटा,
ये सब के सब बालोद में है, जहाँ से महापाषाणकालीन साक्ष्य मिले हैं। महापाषाणकालीन साक्ष्य है क्या चीज़? महापाषाणकालीन जो है, यहाँ पूर्व जो आदि मानव थे, जो उनकी मृत्यु के पश्चात उनके ऊपर जो है बड़े बड़े पत्थर रख दिया करते थे, तो उन पत्थर के अवशेष पाए गए हैं, पाषाण घेरे पाए गए हैं, जिनको मृतक स्तंभ बोला जा सकता है, और इन्हीं को बोला जाता है पट्टतुम या डालमेन। तो इस तरीके से महापाषाणकालीन साक्ष्य आपके खत्म होते हैं। ठीक, इसका हम बात करते हैं वैदिक काल के बारे में। तो वैदिक काल की जो जानकारी मिलती है, दो ब्राह्मण ग्रंथ से मिलती है। एक तो है आपका कौशतकी ब्राह्मण ग्रंथ, जिसमें आपके विंध्याचल पर्वत का उल्लेख है। शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ, जिसमें समुद्र का उल्लेख है। हम बात करते हैं नर्मदा नदी को रेवा नदी के नाम से जाना गया है। इसके अलावा वायु पुराण में महानदी को नीलोत्पला कहा गया है। बाकी ब्रह्म पुराण, स्कंद पुराण, मत्स्य पुराण, विष्णु पुराण, भीष्म पर्व इत्यादि में महानदी को आपका चित्रोत्पला कहा गया है। एक मैंने और बताया था नदियों में आपको याद रखना कि पी के शनि 2 चित्र बनाया। महानदी का नाम बता रहा हूँ, पी के शनि 2 चित्र बनाया। तो पी से है प्राचीन काल, के से कनकनंदा, स से सतयुग, नी से नीलोत्पला, 2 से द्वापर युग और चित्र से चित्रोत्पला। गंभीर तो ये महानदी के नाम हो गए। आपको याद रखना है कि नर्मदा नदी को आपको याद रखना है, तो नर्मदा नदी जो है रेवा नदी कहा गया है। सो नदी को हिरणबाहु कहा गया है। हसदेव नदी को हस्तुसोमा कहा गया है। श्रीनाथ नदी को शिवा या सुनी नदी कहा गया है। उसी तरीके से सभी नदी जो है कोलाब नदी कहलाती है। बहुत सारे नाम है। इंद्रावती को मंदगा कहते हैं। ठीक, बहुत सारे नाम है। इसके बारे में चर्चा हम लोग नदी वाले चैप्टर में कर लेंगे। तो ये हो गया कौन सा काल आपका? वैदिक काल। वैदिक काल में बात करूंगा आपका जो आता है रामायण काल। तो रामायण काल हम देखते हैं कि भगवान श्री राम जो है आपका देखते हैं किसी समय यहाँ जो राजा था उनका नाम था कौशल। कौशल राजा के नाम पर इस क्षेत्र का नाम पड़ गया कौशल क्षेत्र। और भाषा क्या थी? तो कोसली भाषा। कौशल का वंशज में नाम आता है, सबसे पहले नाम आता है भानुमंत की। भानुमंत की कोई पुत्र नहीं था, उनकी एकमात्र पुत्री थी जिनका नाम क्या था? भानुमति। ठीक, इन्हीं को कौशल्या कहते हैं, जिनका जन्म चंद्रखुरी में हुआ है। इनका विवाह जो होता है दशरथ से होता है। ठीक है, अब भानुमंत का कोई पुत्र नहीं था, इसलिए पूरा जो क्षेत्र है कौशल क्षेत्र है, इनको उसने दहेज में दशरथ को दे दिया। दशरथ जो है विंध्याचल पर्वत को एक दीवार मानकर, बाउंड्री मानकर विंध्याचल पर्वत के जो उत्तर क्षेत्र है उन्हें उत्तर कौशल कहा, और विंध्याचल पर्वत का जो दक्षिण वाला क्षेत्र है उसे क्या बोल दिया उसने? दक्षिण कौशल कहा। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं रामायण काल में जो छत्तीसगढ़ का नाम है वो क्या था आपका? दक्षिण कौशल था। बस्तर को दंडकारण्य बोला गया। तो वहीं हम देखते हैं कि दशरथ और कौशल्या के पुत्र का नाम भगवान श्री राम है। इनका विवाह जो है माता सीता जी से होता है, और इनके पुत्र का नाम लव और कुश है। लव और कुश का जन्म कहाँ होता है? तो तुरतुरिया आश्रम, वर्तमान बड़ौदा बाजार में होता है, वाल्मीकि आश्रम। ठीक है, इसके हम देखते हैं कहानी क्या है। तो भगवान श्री राम जो है सीतामढ़ी हरचौका जो कि वर्तमान मयनगढ़ में है, ठीक है, वहां से रामाराम तक मतलब 2260 किलोमीटर की जो उनकी पदचिन्ह बनाई गई है आपका छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा, जो श्री राम वनगमन परिपथ योजना तैयार किया गया है, जिसमें मयनगढ़ से लेकर सुकमा तक के क्षेत्रों को चिन्हित किया गया है। इसमें कुल 51 क्षेत्र को चिन्हित किया गया, जिसमें पहले चरण में 9 क्षेत्र शामिल हैं। ठीक है, और इनका कोड क्या है? तो इनको याद रखना है, हे राम शिव तू चंद्र राशि जगराम है। हे राम शिव तू चंद्र राशि जगराम है। तो हे से हरचौका है, ठीक है, मयनगढ़ में है। हे राम से आपको याद रखना रामगढ़ की पहाड़ी सरगुजा में है। शिव से शिवनारायण, ये कहाँ आपको जानी चापा में है। तू से तुरतुरिया, ये कहाँ बड़ौदा बाजार में है। हे राम शिव तू चंद्र राशि, चंद्र से चंद्रखुरी है, रायपुर में है। रा से राजिम है, राजिम कहाँ है? तो गरियाबंद में है। सी से कहाँ है? सिहावा, तो सिहावा कहाँ? धमतरी में है। चंद्र राशि जगराम है। जग से क्या है? जगदलपुर, और राम से क्या है? रामाराम। इस तरीके से बहुत सारी चीजें हैं जो रामायण काल में आपको देखने को मिलती है। पंचवटी, जहाँ माता सीता जी का क्या हुआ था? हरण हुआ था। इसके अलावा हम बात करेंगे कि माता सबरी की जूठे बेर कहाँ खाए थे भगवान श्री राम में? तो श्रीराम में खाए थे। तो माता सबरी का जो आश्रम है श्रीराम में है, जबकि माता सबरी का जो ईंटों से बना निर्मित मंदिर है ये खरौल में है। इसको विशेष ध्यान दीजिए, क्वेश्चन हमारे साथ पूछता है। ठीक है, बहुत सारी चीजें हैं। और इसके बाद रामायण काल में देखते हैं तो यहाँ से क्वेश्चन पूछता है कि पहले चरण में कितने जगह को शामिल किया गया है? तो 9 जगह शामिल किया गया है, जिसमें शिवनारायण पहला तो चंद्रखुरी जो है इसको पूरी तरीके से कंप्लीट कर लिया गया है। दूसरा जो सिरपुर है इसको भी पूरी तरीके से कंप्लीट कर लिया गया है। इसलिए कि भगवान श्री राम के जो राम वनगमन परिपथ योजना के तहत भगवान श्री राम के चिन्हित पदचिन्ह हैं उनको कहाँ कहाँ चिन्हित किया गया है, या उनके लिए जो एक मूर्ति का निर्माण करेंगे, चबूतरा बनाएंगे इत्यादि छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा किया जा रहा है। अलग अलग बजट में इनके द्वारा जो अनुदान दिया जा रहा है उसके अनुसार काम हो रहा है। महाभारत काल की मैं बात करूंगा तो महाभारत काल में छत्तीसगढ़ को प्राक कौशल कहते थे और बस्तर को कहते थे कांतार। इसके अलावा हम बात करते हैं अर्जुन और चित्रांगदा के पुत्र बब्रुवाहन ने अपनी माँ चित्रांगद
चित्रांगदा के नाम पर एक शहर का निर्माण किया था जिसको बोलते हैं चित्रांगदपुर, जिसे वर्तमान में हम सिरपुर के नाम से जानते हैं। ठीक, इसके अलावा हम मोरध्वज और ताम्रध्वज की कहानी भी जानेंगे। और इनका जो क्षेत्र है मोरध्वज ताम्रध्वज, मोरध्वज जो है रतनपुर से है, और ये जो घटना घट रही है जो मैं कहानी के तौर पे बताऊंगा आरंग में घटना घट रही है। ठीक है, इसके अलावा हम बात करेंगे इसमें तो देखते हैं कि भी जो महाभारत का इन साक्ष्य मिले हैं, पहला तो खल्लारी से मिला है जिसे उस समय खल्लवाटिका बोलते थे, आरंग से मिला जिसे भांडे बोलते थे। खल्लारी में क्या साक्ष्य मिले हैं, तो खल्लारी में देखते हैं कि एक जगह है जहाँ जिसे लाक्षागृह कहा गया है, जहाँ लाक्षागृह के साक्ष्य मिले हैं, जहाँ कौरवों ने पांडवों को जलाने की कोशिश की थी, जला के मारने की कोशिश किया था, जिसमें वो प्रयास में असफल थे। और यहाँ भीम खोह मिला है जहाँ भीम के पाँव के निशान है। जांजगीर चांपा में भीमा ताल मिला है जहाँ कहा जाता है कि भीम ने एक फावड़ा मारा था तो एक तालाब का निर्माण हो गया था। इस तरीके से ये हो गया महाभारत का स्थल। इसमें पंडवानी के बारे में मैं विशेष बताऊंगा कल आपका उस समय। अभी सुनो लगे हैं पंडवानी। देखो पंडवानी क्या है, छत्तीसगढ़ी में एक लोकगीत है जो बहुत ही फेमस है पूरे भारत में, क्या विश्व में पंडवानी जो है विख्यात किया गया है तीजन बाई ऋतु वर्मा, ठीक, झाड़ूराम देवानंद के द्वारा। तो ये है क्या चीज़, पंडवानी जो लोकगीत है ये छत्तीसगढ़ी महाभारत पर आधारित है। छत्तीसगढ़ी महाभारत किसने लिखा है, तो छत्तीसगढ़ी महाभारत सबल कुमार चौहान ने लिखा है। अब इसके जनक कौन है, पंडवानी के जनक कौन है, तो आपके झाड़ूराम देवांगन है, और इन्हीं झाड़ूराम देवांगन को तीजन बाई के गुरु भी कहते हैं। तीजन बाई क्यों इतनी फेमस है भैया, क्योंकि इन्होंने पंडवानी को अंतर्राष्ट्रीय मंच तक पहुंचाया है, और एकमात्र छत्तीसगढ़ के ऐसे व्यक्तित्व हैं जिन्हें पद्मश्री, पद्म भूषण और पद्म विभूषण से नवाजा गया है। इसके अलावा हम बात करते हैं कि जो पंडवानी होती है इनमें जो मुख्य पात्र होते हैं ये 3 होते हैं, भीम है, द्रौपदी है, और आपको याद रखना है एक दुर्योधन के बारे में। इसके अलावा हम बात करते हैं इसमें मुख्य जो वाद्य यंत्र होते हैं वो क्या है, तो एक तरफ देखेंगे एक तंबूरा हाथ में ली होती है और एक खड़ताल होता है, नारायण वाला खड़ताल। तो ये 2 मुख्य आपके वाद्य यंत्र आपको याद रखना है। इसके अलावा हम बात करते हैं इसमें कि जो पंडवानी है इसकी कितनी शैली है, तो इनकी 2 शैली है। एक प्राचीन जो शैली है जिसको हम लोग बैठे साज भी कह सकते हैं, ये है आपका वेदमती शैली, और दूसरा है कापालिक शैली जिसे हम लोग वर्तमान में जान सकते हैं। ठीक है, वेदमती शैली क्या होती है, झाड़ूराम देवांगन इसके मुख्य कलाकार हैं। ठीक है, ऋतु वर्मा भी इसके मुख्य कलाकार हैं। इसके अलावा हम देखते हैं वर्तमान कापालिक शैली में, पूछता है एग्जाम में कि तीजन बाई किस शैली से है, तो कापालिक शैली से है। इसमें क्या होता है, भाव का बहुत ही महत्व रहता है। अब देखिएगा, अब कभी तीजन बाई को देखिएगा तो देखेंगे कि तीजन बाई अकेले मतलब 3 यहाँ पास वो रख लेंगे आपका माइक, वो खुद द्रौपदी बन जाएंगी, खुद दुर्योधन बन जाएंगी, खुद भीम बन जाएंगे। पूरा उनका एक्सप्रेशन का ही क्या रहता है, कमाल रहता है। ठीक है, तो ये पंडवानी के बारे में बात हो गई। एक चीज़ मैं भूल गया था, रामायण काल में फूलबासन गीत जो होता है ये भगवान लक्ष्मण और माता सीता के बीच में संवाद को बसाया जाता है। एक फूलबासन जो गीत है, फूलबासन की एक कहानी है। इस कहानी को फिर से कभी चर्चा करेंगे। अभी हम लोग स्पीडली हम लोग प्राचीन इतिहास को पढ़ रहे हैं, तो ये महाभारत की कहानी हो गई। महाभारत काल के बारे में बात करते हैं, महाजनपद काल के बारे में। तो महाजनपद काल में हम देखते हैं कि छत्तीसगढ़ के जो पारणी हैं, पारणी कहे जाने वाले जो छत्तीसगढ़ के पारणी कहने वाले हीरालाल उपाध्याय जो हैं, इन्होंने छत्तीसगढ़ को बताया था कि 16 महाजनपद में से एक जनपद चेदी महाजनपद था, जिसके अंतर्गत छत्तीसगढ़ आता था। संभवतः यही बाद में क्या बना, छत्तीसगढ़ बना। संभवतः बाद में यही क्या बना, आपका छत्तीसगढ़ बना। अभी छत्तीसगढ़ बना, संभवतः यही क्या बना, आपका छत्तीसगढ़ बना। तो इसको आप याद रखना कि हीरालाल उपाध्याय ने ऐसी कहानी बताई थी। इसके अलावा हम बात करते हैं बौद्ध धर्म के बारे में। तो बौद्ध धर्म की जो जानकारी मिलती है ये उनकी बुक है अवदान शतक। ठीक, एक और बुक है आगुंतर निकाय, उनसे पता चलता है। और जो आपका चीनी यात्री है वेनसोंग, जो महाश्रीगुप्त बाला अर्जुन के समय आया था 639 ईस्वी में, उनकी बुक है सीयू की, जिसमें छत्तीसगढ़ को बोला था कि यासलो। तो उनके अनुसार बौद्ध धर्म में हम देखते हैं कि भगवान बुद्ध जो है सिरपुर में कुछ समय तक थे, 3 महीने तक थे। तो एक क्वेश्चन पूछता है कि पूरे छत्तीसगढ़ में सबसे बड़ा बौद्ध धार्मिक केंद्र कौन सा था, तो सिरपुर था। इसके अलावा हम देखते हैं कि इसी सिरपुर में सातवाहनकालीन शासकों ने नागार्जुन के लिए पहली सदी में 5 मंजिला एकाश्म पत्थरों को तोड़कर बौद्ध विहार का निर्माण किया था, जिसका नाम था संघाराम। इसके अलावा बौद्ध भिक्षुक जो आनंद प्रभु हैं, उन्होंने सिरपुर में ही स्वास्तिक विहार और आनंद प्रभु कुटी विहार का निर्माण किया था। जहाँ बौद्ध भिक्षुक रहते हैं उनको विहार कहते हैं। ठीक, ये बौद्ध धर्म का हो गया। इसके अलावा आपको रखना मल्हार, तुरतुरिया। इसके अलावा हम देखेंगे एक प्रगति की पहाड़ी है, प्रगति की पहाड़ी में
पूरे प्रदेश की सबसे ऊंची प्रतिमा बनाई गई है भगवान बुद्ध की, और हमेशा 6 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध सम्मेलन का आयोजन वहाँ किया जाता है। और इसके अलावा एक बहुत ही इंटरेस्टिंग आपको रखना है भोंगापाल। भोंगापाल क्यों आईएमपी? क्योंकि भोंगापाल में कुछ मंदिरों पाए गए हैं। जो चैत्य मंदिर है, भोंगापाल कहाँ है? कोंडागांव में है। तो भोंगापाल कोंडागांव में कुछ जो मंदिर पाए गए हैं, जैसे चैत्य मंदिर है, जो चैत्य मंदिर है भगवान बुद्ध को समर्पित चैत्य मंदिर है, वहाँ के लोग उनको डोकरा बाबा का टीला कहकर पुकारते हैं, उनके नाम से पूजा करते हैं। वहीं एक मंदिर है सप्त मातृका मंदिर, उन्हें वहाँ के लोग माता का टीला कहकर उनकी पूजा करते हैं। तो भोंगापाल कहाँ है? तो कोंडागांव में है। मल्हार, तुरतुरिया, सिरपुर, ठीक है, और पगेगिरी की पहाड़ी, ये सब जो क्षेत्र हैं ये भगवान बुद्ध से संबंधित है, बौद्ध धर्म से संबंधित है। अब मैं जैन धर्म की बात करूँ तो जैन धर्म की जानकारी जो छत्तीसगढ़ में मिलती है, ये मिलती है भगवती सूत्र से। किससे मिलती है? भगवती सूत्र, उनकी जो जैन ग्रंथ है उनसे मिलती है। कुल 24 तीर्थंकर हुए हैं, जिसमें से 5 तीर्थंकर की जानकारी छत्तीसगढ़ से मिलती है। जो पहले तीर्थंकर है उनका नाम है आपका ऋषभदेव, जिनकी जानकारी गुंजी शक्ति से मिलती है। गुंजी अभिलेख में ऋषभदेव तीर्थ की जानकारी मिलती है। गुंजी जो है महाभारत का स्थल भी है, और गुंजी जो है सातवाहन का भी स्थल है। ठीक, बताएंगे धीरे धीरे आएगा। तो गुंजी हो गया। इसके बाद हम बात करते हैं ऋषभदेव के बाद हम बात करते हैं 5वें तीर्थंकर, जिसका नाम है सुमति देव। सुमति देव की जानकारी मिलती है आरंग से। शांतिदेव, शांतिदेव की जानकारी मिलती है भाटागुड़ा बस्तर से। इसके अलावा 23वें तीर्थंकर मस्ट टाइम पे आपको याद रखना पार्श्वनाथ। पार्श्वनाथ की जो जानकारी मिलती है नगपुरा दुर्ग से मिलती है। इसी के नाम पर नगपुरा को पहले पारसपुर कहते थे। और जो 24वें तीर्थंकर जिसका नाम है महावीर स्वामी, इनकी जानकारी कहाँ से मिलती है? तो इनकी जानकारी मिलती है आपका आरंग, रायपुर से मिलती है। इसके अलावा सरगुजा का महेशपुर भी बहुत फेमस है। ठीक है, सिरपुर भी है और कमलहार भी है, जो जैन धर्म से संबंधित है। ठीक, ये जैन धर्म हो गया। अब मैं बात करता हूँ डायरेक्ट आपके शासकों के बारे में। मौर्यकालीन शासक, सातवाहन, कुषाण वंशी, मेघवंशी, वाकाटक वंशी, इसके बारे में चर्चा करते हैं। ठीक है, तो देखिए ये जो वीडियो आपके लिए लाया गया है ना, इसको कंटिन्यू देखते रहिए। आप ना यकीन कीजिए 1 से 2 बार देखेंगे ना, जो पढ़ लिए हैं, खासकर जो पुराने स्टूडेंट हैं जो पढ़ लिए हैं ना, वो अगर 1 से 2 बार देख लेंगे ना, प्राचीन इतिहास आपको ना दोबारा पढ़ने की आवश्यकता ही नहीं, बस रिवीजन होता जाएगा। क्वेश्चन में सॉल्व करना है, कुछ नहीं करना है। तो अब मैं बात कर रहा हूँ सातवाहन मौर्य वंश के बारे में। तो मौर्य वंश में हम देखते हैं कि चंद्रगुप्त का बेटा कौन है? बिंदुसार। बिंदुसार का बेटा कौन है? अशोक। तो अशोक के 13वें शिलालेख से जानकारी मिलती है कि उसने कलिंग पर आक्रमण किया था, और कलिंग के आक्रमण करने के बाद ही उनका हृदय परिवर्तन हो गया था। तो जो कलिंग पर आक्रमण किए थे ना, तो अशोक जो है ना सरगुजा के क्षेत्र से होते हुए कलिंग गए थे। कलिंग मतलब वर्तमान का उड़ीसा। और जब वहाँ से गए तो ये उत्तरी क्षेत्र में, जो छत्तीसगढ़ का उत्तरी क्षेत्र है ना, इसी क्षेत्र में कुछ कुछ साक्ष्य मिले हैं। तो मौर्यकालीन जो साक्ष्य कहाँ से मिले हैं इसके बारे में चर्चा करते हैं। तो एक जगह है कोटाडोला, महेंद्रगढ़ में है। कोटाडोला वर्तमान में तहसील बनाया गया है। ठीक है, महेंद्रगढ़ कोटाडोला में बौद्ध अशोककालीन मूर्तियाँ पाई गई हैं। सरगुजा में अशोक का कपाटपुरम पाया गया है, उसका मुकुट पाया गया है। इसके अलावा सरगुजा में ही रामगढ़ की पहाड़ी है, जहाँ एक गुफा जिसका नाम है जोगी मारा की गुफा। तो जोगी मारा की गुफा में देवदासी सुतनुका और देवदत्त के प्रेम गाथा के वर्णन किया गया है। अब इसकी कहानी क्या है? बड़ा इंटरेस्टिंग कहानी है। जो फिल्म आई थी भूल भुलैया अमित कुमार छिन वाला, तो जो भूल भुलैया कहानी है ना, कि राजा पता चलता है कि जो डांसर है वो दूसरे डांसर से प्रेम प्रसंग उनका चल रहा है। यहाँ वो कहानी इसी से लिया गया है। तो इसमें क्या होता है, जो देवदासी सुतनुका है उनका प्रेम प्रसंग चलता है आपका देवदत्त से, जो तबला वादक है, जो बिहार से आए थे। जैसा राजा पता चलता है ना कि देवदत्त और देवदासी के बीच प्रेम प्रसंग चल रहा है, तो देवदत्त को राजा ने जोगी मारा की गुफा में कैद कर लिया। जोगी मारा की गुफा में जब वो कैद हुआ तो उसने अपनी पूरी प्रेम कहानी को वहाँ की दीवारों में लिख दिया, पाली भाषा और ब्राह्मी लिपि का प्रयोग करके। तो जो पाली भाषा और ब्राह्मी लिपि है, इसी की तर्ज पर कह सकते हैं कि वो जो क्षेत्र था ये मौर्यकालीन था, क्योंकि मौर्यकालीन में भी क्या था आपका ब्राह्मी लिपि और पाली भाषा का उल्लेख मिलता है। इसके अलावा मौर्यकालीन जो आपके सिक्के हैं उसके बारे में बात करते हैं। तो नॉर्मली जो सिक्के मिले हैं ये आपका अकलतरा ठठारी बारगांव से मिला है। अकलतरा ठठारी बारगांव 8 बार कोड बताया गया है आपको। अकलतरा ठठारी बारगांव, अ से अकलतरा ठठारी, बा से बारगांव। अकलतरा कहाँ है? जानी चांपा में है। ठठारी कहाँ है? शक्ति में है। और बारगांव कहाँ है? तो वही है आपका सारंगढ़ में है। ठीक है, इसके अलावा आहत मुद्रा की बात करें, आहत मुद्रा जो मतलब वर्तमान की उस अवस्था में नहीं जिस अवस्था में होना चाहिए। तो जो मुद्रा है आपके आहत मुद्रा, ये मिला है आपका उड़ेला, तारापुर और आरंग से। उड़ेला, तारापुर और आरंग से। ये है कहाँ? तीनों ये है आपके रायपुर में। इसके अलावा हम बात करते हैं चाइनीज सिक्के। चाइनीज सिक्के जो मिले हैं ये मिला है सारंगढ़ से मिला है। सारंगढ़ के अलावा आपका तारापुर से मिला है, और एक जगह मिला है आपका अकलतरा से। ठीक है, ये हो गया आपके मौर्यकालीन। मौर्यकालीन के बाद हम बात करते हैं सातवाहन काल। तो सातवाहन काल में आपको एक कोड बताया था कि कुमार अपील करता है वेद से 7 बार। कुमार अपील करता है वेद से 7 बार। तो कुमार से कुमार वर्दश्री, वेद से वेदश्री, अपील से राजा अपीलक, और 7 से आपको रखना है 7 बार मतलब सातवाहन काल। तो कुमार वर्दश्री पहला राजा, अपील करता मतलब राजा अपीलक,
और किसे, तो वेदश्री। और कुमार वंश की जानकारी क्या, बहुत पगला आदमी है। देखिए, किसी पंडित ने इसको देख के बोल दिया कि तुम्हारी मृत्यु होने वाली है, तुम्हारा आयु कम है, तो इसने अपनी आयु को बढ़ाने के लिए 1000 गायों को दान कर दिया, ठीक, और दान करने के 2 साल बाद मर गया। अब ऐसी जानकारी कहाँ से मिलती है, तो गूंजी अभिलेख से मिलती है, कुमार वर्दत श्री। ठीक, इसका हम बात करते हैं राजा पीलक। राजा पीलक की जो मुद्रा है ये बालपुर से मिला है। बालपुर अभी जस्ट बताया कहाँ है, तो बालपुर कहाँ है भैया, ये अभी वर्तमान शक्ति में है। ठीक है, और वेदश्री की जानकारी मिलती है, ये मिलता है चकबेढ़ा से मिलता है। चकबेढ़ा कहाँ है, तो ये आपका बिलासपुर में है। चकबेढ़ा से इसके मिट्टी की मोहर प्राप्त हुई। मुहर मिट्टी के क्या पाए गए हैं, मिट्टी के मुहर प्राप्त किए गए हैं, मुहर लगाने वाला मुहर। तो ये हो गया आपका सातवाहनकालीन। इसमें और कुछ फैक्ट ये हैं कि चकबेढ़ा से ही रोमकालीन सिक्के प्राप्त किए गए हैं, जो बताते हैं कि सातवाहन काल और जो रोम कालीन लोगों के बीच क्या था, व्यापारिक संबंध रहा होगा। इसके बाद हम देखते हैं कि इसी समय सातवाहन काल में ही मिस्र यात्री टॉलमी आया था, जिसने छत्तीसगढ़ को अधिष्ठी कहा था या विशुद्ध हीरो का नगर कहा था। किरारी का काष्ठ स्तंभ भी सातवाहन काल से संबंधित है। किरारी काष्ठ स्तंभ को मुकुटधर पांडे लोचन प्रसाद पांडे ने 1921 में पढ़ा और बताया था कि ये सातवाहन कालीन है। सरई मतलब साल वृक्ष के लकड़ी का बना हुआ है। वर्तमान में महेंद्र घासीदास संग्रहालय रायपुर में रखा गया है। इसमें वहाँ के मंत्रियों के बारे में बताया गया था और जिसमें कुलपुत्रक वहाँ के इंजीनियर को बताया गया है। एक वर्ड क्वेश्चन पूछता है, कुलपुत्रक किसमें, किरारी काष्ठ स्तंभ में कुलपुत्रक किसे कहते हैं, तो राजमिस्त्री या इंजीनियर को कहते हैं। ये कहानी होता है सातवाहन कालीन खत्म। कुषाण वंश के बारे में बात करते हैं तो कुषाण वंश सिक्के जो है 2 जगह से मिले हैं। एक मिला है आपका बिलासपुर में तांबे के सिक्के मिले हैं और दूसरा मिला है कोरबा से। ठीक है, इसके पहले वाले जो बुक मिले थे उस बुक में खरसिया रायगढ़ का भी उल्लेख था, लेकिन वर्तमान में उसे कोरबा लिया जा रहा है। तो ये हो गया आपका बिलासपुर और कोरबा में कुषाणकालीन सिक्के मिले हैं। मेघवंश के बारे में बात करेंगे तो केवल 2 राजा का उल्लेख है, यामेघ और शिवमेघ। और वाकाटक वंश से पहले कौन सा राजा था, तो आपका कौन सा वंश था, तो मेघवंश था। मेघवंश तक कहानी खत्म हो गया। ठीक है, वाकाटक वंश के बारे में बात करें तो याद रखिएगा, जो मेरे स्टूडेंट जानते होंगे कि वाकाटक वंश, गुप्त वंश और नल वंश, ये तीनों एक दूसरे के क्या थे, समकालीन थे। वाकाटक वंश, गुप्त वंश और क्या वंश, नल वंश, इन तीनों एक दूसरे के क्या है, समकालीन है। तो वाकाटक वंश के बारे में बात करेंगे तो नंदीवर्धन इसकी राजधानी है और इसमें जो पहला राजा है उसका नाम है आपका विंध्य शक्ति। विंध्य शक्ति का बेटा जो होता है प्रवरसेन प्रथम। इसका एक कोड है MRP, पृथ्वी ने नरेंद्र ने पृथ्वी में बढ़ा दी हरि भजो। ये मैंने एक का कोड बताया था, MRP नरेंद्र मोदी ने पृथ्वी में बढ़ा दी हरि भजो। तो आपका विंध्य शक्ति, प्रवरसेन प्रथम, MRP, M से महेंद्र सेन, R से रुद्रसेन, P से प्रवरसेन प्रथम और नरेंद्र से नरेंद्र सेन, पृथ्वी से पृथ्वी सेन और हरि से हरि सेन। ये राजाओं का क्रम हो गया। गुप्त काल में राजाओं का नाम याद रखना है तो गुप्त काल जो थे पाटलिपुत्र से आए थे, पटना। ठीक है, इनके राजाओं का नाम है आपका श्री रामचंद्र कुमार। एक मैंने कोड बताया था, श्री से समुद्रगुप्त, राम से रामगुप्त, चंद्र से चंद्रगुप्त और कुमार से कुमारगुप्त और लास्ट में भानुगुप्त। ठीक, ये कहानी आपको बताया गया होगा। ठीक है, इसके बाद नल वंश के बारे में बात करेंगे तो नल वंश में पहला राजा को रखना है शिशुक, व्याघराज, वृषभराज, इसके अलावा आपको रखना है वराहराज। फिर उसके बाद हम देखते हैं कि भौदत बर्मन, अर्कपति भट्टारक, स्कंदराज, स्तंभराज, नंदराज, पृथ्वी व्याघ्र। पृथ्वी व्याघ्र के बाद हम बात करेंगे विरूपाक्ष, विरूपाक्ष के बाद हम बात करेंगे विलासतुंग, विलासतुंग के बाद आपका भीमसेन, भीमसेन के बाद नरेंद्र धवल। ठीक है, इतने सारे राजा आपको याद रखने थे। अब सबसे पहले हम पकड़ते हैं किसको, वाकाटक वंश को। तो वाकाटक वंश से विंध्य शक्ति कौन है भैया, प्रवरसेन प्रथम का बेटा है, पिताजी है। और प्रवरसेन प्रथम कौन है, आपका विंध्य शक्ति का बेटा है। और छत्तीसगढ़ में वाकाटक वंश का क्या है, संस्थापक है। महेंद्र सेन समुद्रगुप्त के हरिसेन कृत प्रयाग प्रसिद्ध जानकारी मिलती है कि समुद्रगुप्त जब छत्तीसगढ़ पर आक्रमण किया था तो उसने महेंद्र सेन और उधर से नलवंशी शासक व्याघराज को हराया था। तो महेंद्र सेन की कहानी खत्म, मतलब महेंद्र सेन आपका समुद्रगुप्त से हारा था। रुद्रसेन का जो विवाह हुआ था ये चंद्रगुप्त द्वितीय की बेटी प्रभावती से हुआ था। ठीक है, जानकारी पुणे अभिलेख से मिलती है। इसके अलावा हम बात करते हैं किसके बारे में, रुद्रसेन के बाद प्रवरसेन द्वितीय। तो प्रवरसेन द्वितीय के समय कालिदास आए थे। कौन आए थे जी, कालिदास आए थे। और कालिदास ने रामगढ़ की पहाड़ी सरगुजा में मेघदूतम की रचना कर दिया था, जिसको मुकुटधर पांडे ने छत्तीसगढ़ी में क्या क्या अनुवाद किया। इसके बाद हम बात करते हैं रामगुप्त क्या है, रुद्रसेन के बाद क्या था, प्रवरसेन द्वितीय के बाद क्या था आपका पृथ्वी सेन, नहीं नरेंद्र सेन। तो याद रखना, नलवंशी शासक भौदत बर्मन ने नरेंद्र सेन को पराजित किया। नरेंद्र सेन का बेटा कौन हुआ, पृथ्वी सेन। पृथ्वी सेन का बेटा अर्कपति भट्टारक को हराया। ठीक, और इधर पृथ्वी सेन का जो बेटा हुआ और इधर जो अर्कपति भट्टारक का भाई है स्कंद बर्मन ने हरिसेन को हराया या देवसेन को हराया। समझ में नहीं आया होगा, बताता हूँ फिर से। ठीक है, पृथ्वी सेन, नरेंद्र सेन, पृथ्वी सेन और आपका हरिसेन। नरेंद्र सेन को हराया भौदत बर्मन ने। नरेंद्र सेन का बेटा हुआ पृथ्वी सेन, पृथ्वी मतलब अर्थ, पृथ्वी सेन ने अर्कपति भट्टारक को हराया।
पृथ्वीसेन का बेटा हुआ हरिसेन, और इधर अर्शपति भट्टारक का जो भाई था स्कंदवर्मन ने हराया किसको, हरिसेन। पूरा आपका वंश ही खत्म कर दिया। ठीक है, बताता हूँ इन लोग के बारे में, फिर से आएंगे तो पढ़ चलेंगे। ठीक, तो ये हो गया आपका वाकाटक वंश। तो वाकाटक वंश की इस तरह की जानकारी मिलती है। और अंत में देखते हैं कि पूर्णाभिलेख जो है, जो प्रभावती पूर्णाभिलेख में उनकी जानकारी मिलती है कि वाकाटक वंश जो शासक हैं, इन्होंने अंतिम दौर पर छत्तीसगढ़ में रहते हुए गुप्तों की अधीनता स्वीकार कर ली थी। वो खुद को महाराज कहते थे और गुप्तों को महाराजा धीराज कहते थे। ठीक है, तो ये है आपका वाकाटक वंश। गुप्त काल के बारे में बात करेंगे तो समुद्रगुप्त के बारे में बता ही चुका हूँ। ठीक है, कि इन्होंने व्याघराज और क्या कहते हैं महेंद्र सेन को हराया था। रामगुप्त के जो सिक्के मिले बहुत एमपी, रामगुप्त के सिक्के बानावरद और पिटईबल्द रायपुर से मिले हैं। बानावरद कहाँ है, दुर्ग में है। बानावरद कहाँ है, तो दुर्ग में है। पिटईबल्द कहाँ है, तो रायपुर में है। नेक्स्ट देखते हैं आपका चंद्रगुप्त द्वितीय अपनी बेटी का विवाह, प्रभावती का विवाह किससे किया, तो रुद्रसेन से किया। ठीक, सेन वर्ड आया मतलब वाकाटक वंश। ठीक, उसके बाद हम बात करते हैं कुमारगुप्त के जो सिक्के हैं, ये जिसमें मयूर अंकित है वो मिला है आरंग से। उसका लास्ट राजा है भानुगुप्त। भानुगुप्त का जो एरर अभिलेख है जो 510 ईस्वी में खोजा गया था, उसमें सरपपुरी शासक का पहला वर्णन किया गया है। ठीक है, सरपपुरी वंश से वर्णन, सरपपुरी वंश का उल्लेख सबसे पहले किससे मिला है, तो भानुगुप्त के एरर अभिलेख से मिला है। पुजाई पाई जो सारंगढ़ में है और तालागांव जो है ये गुप्तकालीन से संबंधित है। अब बात करते हैं नलवंश के बारे में। तो नलवंश में आपको आंकना है, सबसे पहले जो राजा है उसको शिशुक कहते हैं, संस्थापक है। व्याघराज जो है, व्याघराज को समुद्रगुप्त ने हराया था। इसके बाद हम नीचे की ओर आते हैं तो सबसे पहले बात करते हैं वृषभराज, कुछ काम का नहीं है। फिर बात करते हैं वराहराज, सबसे एमपी राजा वराहराज, छत्तीसगढ़ में नलवंश का वास्तविक संस्थापक। चक्रकोट इसकी राजधानी है, आसपास उनके क्षेत्र में आता है। चक्रकोट, पुष्करी, भोपालपट्टनम, ये जो क्षेत्र है, बस्तर, वर्तमान का बस्तर जो है ये नलवंश के क्षेत्र हैं। ठीक है, तो वराहराज के जो सिक्के हैं 29 स्वर्ण सिक्के, वराहराज के 29 स्वर्ण सिक्के ये कोंडागांव के एडेगा क्षेत्र से मिला है और वास्तविक संस्थापक है। इसमें इतनी ही जानकारी आपको रखना है। ठीक, इसके अलावा हम बात करते हैं वराहराज के बाद तो आता है कौन, आपका भौदत्त बर्मन। तो भौदत्त बर्मन ने नरेंद्र सेन को हराया था, जानकारी मिलती है रिद्धिपुर अभिलेख से। भौदत्त बर्मन का बेटा होता है अर्शपति भट्टारक। अर्शपति भट्टारक खुद हारेगा किससे, पृथ्वीसेन से। इसकी जानकारी मिलती है किसमें, केसीवेड़ा अभिलेख से। अर्शपति भट्टारक का बेटा होता है, भाई होता है स्कंदवर्मन। अब स्कंदवर्मन का दिमाग खराब हो गया है और इसने हरिसेन को हरा दिया। पूरा उसका नंदी जो नागपुर था, नंदीवर्धन जो क्षेत्र था उसको तहस नहस कर दिया। अपना जो क्षेत्र था पुष्करी, वर्तमान का भोपालपट्टनम, उसको पूरा बसाया। पोड़ागढ़ अभिलेख से इसकी जानकारी मिलती है। पोड़ागढ़ में इसने विष्णु मंदिर का निर्माण किया था और वहाँ की दीवारों में लिखवाया था कि विजयी है, विजयी था, विजयी रहेगा। स्तंभराज जो है इनकी जानकारी मिलती है कुलिया अभिलेख से। और स्तंभराज के बाद हम बात करते हैं आपका पृथ्वीराज, पृथ्वीव्याघ्र, नंदराज। ठीक, कुछ काम के नहीं। विरूपाक्ष कुछ काम के नहीं है। विलासतुंग 700 से 740 ईस्वी। विलासतुंग जो है इन्होंने राजिम में राजीलोचन मंदिर का निर्माण किया। बहुत टाइम राजिम अभिलेख से इनकी जानकारी मिलती है। राजिम में राजीलोचन मंदिर का निर्माण किया इन्होंने। और इसके बाद हम बात करते हैं कि ये जो राजीलोचन मंदिर है ये भगवान विष्णु को समर्पित मंदिर है और काले ग्रेनाइट की प्योर काले ग्रेनाइट की यहाँ पर मूर्ति बनाई गई है। बहुत अच्छी नक्काशी, मैं खुद वहाँ गया हुआ हूँ, देखिएगा भी जाकर। ठीक, छत्तीसगढ़ का प्रयाग राजिम कहलाता है, महादेव सौंदर्य पैरी का संगम स्थल है। और यहाँ की जो प्रसाद है उसको पीड़िया कहते हैं। पीड़िया क्या कहते हैं, पीड़िया। ठीक है, नागा शैली का बना हुआ है। ठीक, तो ये आपको याद रखना है। राजीलोचन मंदिर का निर्माण किसने किया है, तो बिलासतुंग ने किया है। फिर हम बात करते हैं अन्य राजाओं के बारे में। तो भीमसेन जो है तो इनकी जानकारी पाड़िया पाथर अभिलेख से मिलती है। और लास्ट में बात करते हैं नरेंद्र थबल। तो ये क्या है, आपका नलवंश का अंतिम शासक है। तो यहाँ पास नलवंश भी कंप्लीट हो गया। हम बात करते हैं वर्तमान अब छत्तीसगढ़ में राजर्षि तुल्यवंश, जो छत्तीसगढ़ का पहला स्थायी राजवंश है। तो राजर्षि तुल्यवंश के बारे में बात करूंगा अगर, तो राजर्षि तुल्य जो है 5वीं से 6वीं सदी के आसपास इनकी जानकारी मिलती है। छत्तीसगढ़ में पहला क्षेत्रीय राजवंश है और इनमें इनकी जो जानकारी मिलती है ये भीम द्वितीय के आरंग ताम्रपत्र से मिलता है। भीम द्वितीय के आरंग ताम्रपत्र से इसकी जानकारी मिलती है। तो इसमें आपको याद रखना है जो 6 राजाओं को उल्लेख है। एक नाम है सुरा, द से फिर दैत प्रथम, सुरा, दैत प्रथम, विभीषण, भीम प्रथम, दैत द्वितीय और भीम द्वितीय। तो भीम द्वितीय के आरंग ताम्रपत्र से इनके राजाओं का वर्णन मिलता है। आपको पहला नाम क्या रखना है, सुरा, फिर आपको दैत प्रथम, फिर उसके बाद विभीषण, फिर भीम प्रथम, दैत द्वितीय और आपका भीम द्वितीय। पूछता है उल्लेख कि ये किस क्षेत्र के राजा, किस वंश के राजा, तो राजर्षि तुल्यवंश के हैं। राजर्षि तुल्यवंश के बाद आपको याद रखना है किसके बारे में, तो आपको याद रखना है राजर्षि तुल्य के बाद आपका पर्वत द्वारक, सोतु पर्वत में
सोमनराज तुष्टिकर, केवल 2 ही राजा है। जानकारी किससे मिलती है? तो तुष्टिकर के 13 श्रीरंगा अभिलेख से इस वंश की जानकारी मिलती है। तो सोतु पर्वत में सोमनराज तुष्टिकर, इनकी जो माता है इनका नाम है कौ स्तंभेश्वरी और उनकी जो कुल देवी का नाम है उनका नाम है स्तंभेश्वरी देवी। माता में कौ जुड़ेगा और देवी में देवी जुड़ेगा, स्तंभेश्वरी देवी। कौ स्तंभेश्वरी जो इनकी माँ है, इनकी तबीयत खराब हो जाने पर सोमनराज ने देवभोग को दान कर दिया। सोचिए, देवभोग को दान कर दिया कि भैया माँ का तबीयत ठीक हो जाए। और जो तुष्टिकर है इसने पर्वत द्वारक को दान कर दिया था। तो ये कौन सा वंश हो गया आपका? पर्वत द्वारक वंश। ठीक है, तो अब पर्वत द्वारक के बाद नल वंश, नल वंश के बारे में बता चुका हूँ मैं। इसके हम बात करते हैं आपका शैल वंश। तो शैल वंश के बारे में बात करूँ तो शैल वंश के बारे में अगर बात करेंगे तो केवल 3 राजा को उल्लेख मिलता है। श्री पृथ्वी की जय, श्री पृथ्वी की जय, श्री से श्रीवर्धन, पृथ्वी से पृथ्वीवर्धन, जय से जयवर्धन। श्रीवर्धन ने दुर्ग में सूर्य मंदिर का निर्माण किया था। और इस वंश की जो जानकारी मिलती है, दुर्ग और बालाघाट के गांव है, दुर्ग बालाघाट के पास गांव है रघोली ताम्रपत्र, यहाँ से इस वंश की जानकारी मिलती है। इस वंश को सूर्य वंश के नाम से भी जाना जाता है। अब बात करते हैं सरबपुरी वंश के बारे में। तो सरबपुरी वंश के अगर बारे में बात किया जाए तो सबसे पहले आपको देखना है कि इस वंश की जानकारी जो किससे मिलती है। तो बताया गया है अभी सरवराज के एरण अभिलेख से। कोड कैसे, इसके राजाओं के नाम कैसे याद करोगे? तो इसके राजाओं के जो नाम है ये मैं बता रहा हूँ, सरना प्रसन्न है, सरना प्रसन्न है। तो सरना प्रसन्न है, सर से सरवराज, ना से नरेंद्रराज और प्रसन्न से प्रसन्नमात। जय एसपी, जय से जयराज, एस से सुदेवराज और पी से प्रवरराज। सरवराज की जानकारी की पहला तो सरवराज ने संस्थापक है भैया सरबपुर, जो वर्तमान का सारंगढ़ है, संबलपुर है, इसको उसने राजधानी बनाया था। इसके हम बात करते हैं आपका नरेंद्र राज के बारे में। तो नरेंद्र जो सबसे प्रतापी शासक है, पीपरदुला अभिलेख, ठीक है, मल्हार अभिलेख, इनसे इनका नाम देखने को मिलता है। इन्होंने अपने अभिलेखों में, ताम्रपत्रों में लिखवाया था कि खड़गधारा जीत हुए, तलवार की नोक पर पूरे विश्व को जीतने वाला कौन? नरेंद्र राज, सबसे प्रतापी शासक। प्रसन्न मात्र, मस्ट टाइम पी, प्रसन्न मात्र ने अपने नाम पर प्रसन्नपुर शहर को बसाया और जिसे वर्तमान में मल्हार कहते हैं, जो कि निडला नदी, वर्तमान में लीलागर नदी के तट पर है। इसने सोने चांदी के सिक्के जारी किए। इन्होंने शंख गरुड़ युक्त जो है और शंख गरुड़ युक्त जो है चक्र, शंख गरुड़ और चक्र युक्त क्या है? सोने के सिक्के जारी किए। जयराज को ही बोलते हैं मनमात्र, इसी को बोलते हैं दुर्गराज। इसने दुर्ग शहर की स्थापना की। इसके अलावा हम बात करते हैं सुदेवराज। सुदेवराज का जो सामंत है इसका नाम है इंद्रबल, बहुत आईएमपी है, इंद्रबल सामंत है। उसने, सुदेवराज ने इंद्रबल को सर्वाधिकारी घोषित कर दिया था। उसका बेटा होता है आपका प्रवरराज। प्रवरराज को अब सुदेवराज का बेटा प्रवरराज होता है। इंद्रबल ने प्रवरराज की हत्या करके पांडु वंश की नींव रखी। अब पांडु वंश देखते हैं, लास्ट वंश पांडु वंश। तो पांडु वंश हम देखते हैं, सबसे पहले राजा का नाम है उदयन। उदयन का बेटा होता है इंद्रबल। इंद्रबल का बेटा होता है नरराज प्रथम। नरराज प्रथम का बेटा होता है महाशिव तिवर्देव। महाशिव तिवर्देव के बाद हम देखते हैं नरराज द्वितीय। नरराज द्वितीय कोई बेटा नहीं होता, उसने अपने चाचा चंद्रगुप्त को राजगद्दी पर बैठाया और चंद्रगुप्त का बेटा होता है हर्षगुप्त। हर्षगुप्त का बेटा होता है आपका महाशिवगुप्त बालार्जुन। पांडु वंश के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है, पांडु वंश परम भागवत, ठीक है। अब देखते हैं यहाँ पास पांडु वंशी जो शासक है, कालिंजर अभिलेख में उदयन को आदि पुरुष बताया गया है। इंद्रबल के बारे में बात करते हैं तो इन्होंने आपका सरबपुरी शासिका लोक प्रकाश से विवाह किया। इनके 4 बेटे थे, नरराज प्रथम, सुरबल, भवबल और ईशानदेव। ईशानदेव वही व्यक्ति है जिसने खरौद के लक्ष्मणेश्वर मंदिर का निर्माण किया था। इंद्रबल ने इंद्रपुर शहर का निर्माण किया था, जिसे उस समय खरौद कहते थे, ठीक है। अब इंद्रबल ने अपने पहले बेटे नरराज प्रथम को राजा बना दिया, उत्तराधिकारी बना दिया और अन्य 3 बेटे को मंडलाधिपति बना दिया। नरराज प्रथम का कोई बेटा नहीं हो रहा था तो इसने महाशिव तिवर्देव को गोद ले लिया। गोद लेने के कुछ सालों बाद ही क्या कहते हैं, चंद्रगुप्त का क्या हुआ, जन्म हुआ। अब महाशिव तिवर्देव के बारे में बात करते हैं। उपाधि से क्वेश्चन 10 बार पूछा गया है। सकल कोसलाधिपति, कोसलाधिपति, 2 उपाधि, सकल कोसलाधिपति और कोसलाधिपति, ठीक, बहुत बार पूछा गया है, ठीक। तो ये जो है ना, इनके कार्यकाल को छत्तीसगढ़ का उत्कर्ष काल कहते हैं क्योंकि इन्होंने अपने साम्राज्य का विस्तार सर्वाधिक किया था। इसके बाद हम बात करते हैं महाशिव तिवर्देव के बेटे का नाम नंदराज द्वितीय। नंदराज द्वितीय का कोई बेटा नहीं था, ठीक है, और इन्होंने उपाधि धारण की थी कौशल मंडलाधिपति। तो इन्होंने चंद्रगुप्त को अपना पूरा साम्राज्य दिया। चंद्रगुप्त कुछ काम के नहीं। चंद्रगुप्त का बेटा होता है हर्षगुप्त। हर्षगुप्त ने मौखी नरेश सूर्यवर्मा की पुत्री, नाम भी देखो कितना खतरनाक है, सूर्यवर्मा की पुत्री वसाटा देवी से विवाह किया। वसाटा देवी से जैसे ही विवाह हुआ कुछ सालों के बाद, जैसे महाशिवगुप्त बालार्जुन का जन्म हुआ, उसके बाद इनकी हो जाती मृत्यु। अब मैं क्लास में इसे याद करवाता हूँ कि वसाटा देवी ने हर्षगुप्त को सड़ासड़ मारा तो वो क्या होता है, मर जाता है। तो वसाटा देवी जो है हर्षगुप्त की स्मृति में और सिरपुर में लक्ष्मण मंदिर का निर्माण करते हैं।
लक्ष्मण मंदिर का नींव डालते हैं, लाल ईंटों से बना नींव डालते हैं, और जो कि छत्तीसगढ़ में मतलब नागर शैली का बना एक बहुत ही मतलब बेजोड़ नमूना है। किसी इतिहासकार ने इसे ताजमहल तक का दर्जा दे दिया गया है, जो भी है। तो इसको पूर्ण कराने वाला व्यक्ति कौन है? तो बिलासतुंग है। अब बिलासतुंग कहता हूँ, महाश्रीयुक्त बालार्जुन। अब महाश्रीयुक्त बालार्जुन के बारे में पढ़िए आप। इनका कार्यकाल है 595 से 655 ईस्वी, 7 साल कार्य करते हैं। बालार्जुन बाल काल में ही बाल्य अवस्था में अर्जुन के समान धनुर्धर थे, इसलिए इनको बालार्जुन कहा गया। और देखते हैं इनके बारे में। सबसे पहले तो सिरपुर के लक्ष्मण मंदिर का निर्माण किया, और इन्हीं के कार्यकाल में आपके वेन सॉन्ग आए थे, शुरुआत में बताया गया है, जिसने छत्तीसगढ़ को कियास्लो और उनका बुक नाम सियुकी था। इसके अलावा हम देखते हैं कि इसके कार्यकाल को छत्तीसगढ़ का स्वर्ण काल कहते हैं, क्योंकि इनने अपने इस कार्यकाल में सभी धर्मों को समान अवसर दिया था, समानता दी थी, इसलिए इस कार्यकाल को क्या बोला गया? स्वर्ण काल कहा गया। और ये पुलकेशिन द्वितीय के, चालुक्य वंशी शासक पुलकेशिन द्वितीय के समकालीन थे। और चालुक्य वंशी शासक पुलकेशिन द्वितीय एक रवि वर्मा है। रवि वर्मा की कृति है। ऐहोल प्रशस्ति के अनुसार पता चलता है कि महाश्रीयुक्त बालार्जुन ने पुलकेशिन द्वितीय की अधीनता स्वीकार कर ली थी। महाश्रीयुक्त बालार्जुन जो है ये शैव धर्म को मानने वाला था, और महाश्रीयुक्त युवरदेव जो है वैष्णव धर्म का मानने वाला था। ठीक है, तो इस तरीके से पांडु वंश पद्म के समय सोमवंश में कन्वर्ट हो जाते हैं। कांकेर के सोमवंश, आपके अमरकंटक के सोमवंश और उड़ीसा के सोमवंश। ठीक है, उसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कन्वर्ट करेंगे, पढ़ेंगे। ठीक है, आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। ठीक, यकीन मानिए आप अपने सामने बुक रख लीजिए और एक दो बार ना बस सुन लीजिए। पढ़ लिए हैं तो सुन लीजिए, एग्जाम से पहले ये रामबाण साबित होगा। ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है कि हाँ मेहनत हो रही है, तो प्लीज़ दूसरों तक इस वीडियो को पहुंचाइए, शेयर कीजिए। ठीक है, कमेंट्स में बताइए वीडियो कैसा लगता है। ठीक है, आपके कमेंट्स को पढ़ के ही ठीक है लगता है कि और वीडियो बनाया जाए। ठीक, तो थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।